चलिए, तो हमने अभी यहाँ तक क्या देखा था, वात पित्त और कफ का ट्रेंड देखा था अवस्था के अकॉर्डिंग कि स्टार्टिंग में बच्चों को हमेशा नज़ला जुकाम होता रहता है, तो जो बाल्यावस्था है उसमें कफ प्रकोपित रहेगा। युवावस्था के अंदर क्रोध है ना, ये सब बहुत ज़्यादा होता है। उसके अलावा युवान पीढ़ी का है, मतलब पिंपल्स निकलते रहते हैं, तो पित्त उससे रिलेटेड हो गया। वृद्धावस्था में फिर वात बच गया, तो वो हो गया। अब दिन, इसी तरीके से सारा सीक्वेंस चलेगा। ये दिन और रात का भी ऐसे ही। हमने क्या बोला था, वात हमेशा लास्ट में आता है, तो दिन के एंड में, दिन का जो अंतिम प्रहर होता है 2 से 6 बजे तक का जो टाइम था, इसमें वात कुपित हुआ, वात के बढ़ने का टाइम था। फिर उससे पहले जो 10 से 2 का था वो मध्य का, तो पित्त। फिर उससे पहले जब अपन स्टार्टिंग में उठते हो तो मॉर्निंग सिकनेस होती है ना, कुछ लोगों को तो होश में आने में भी टाइम लगता है, ब्रेन फॉग ओवर रहता है, पता नहीं चलता हम हैं कि नहीं है, ऐसा भी होता है कुछ लोगों को। तो वो क्या है, कफ के प्रकोप का टाइम होता है, कफ होता है भारी, तो वो ब्रेन को क्या होता है, फॉग, ब्रेन फॉग क्रिएट करने का काम अपना कफ करता है। तो स्टार्टिंग में कफ हो गया। उसके बाद में दोपहर को आपको क्या लगती है, भूख। इसलिए देखो लंच जो होता है, कहीं पर भी देखो तो लंच कहाँ पे होता है, ये इसी टाइम के बीच होता है, 10 से 2 बजे के बीच में ही होता है लंच हमेशा। उनको भी पता है कि ये इनके पित्त प्रकोपित होने का टाइम है, तो इनको भूख लगी होगी तो खाना खाने देते हैं ना। फिर 2 से 6 का टाइम क्या है, वात के कुपित होने का टाइम है। तो इसी तरीके से ये ट्रेंड रात्रि में भी चलेगा। वही रात्रि का जो प्रारंभ होता है वो कफ से शुरू होता है, फिर पित्त और फिर वात, लास्ट में वात। तो देखो, पित्त को ऐसे रिलेट कर सकते हो तुम मध्य रात्रि के अंदर, किसी को अंदर मिडनाइट एकदम 12 बजे, रात के 12 बजे 2 बजे एकदम से भूख लगती है, क्रैश आता है बिल्कुल कि अब खाना खाना है, कुछ अचानक से भूख लगती है ना, क्योंकि आपका पित्त कुपित हो रहा होता है उस वक्त। इसलिए कुछ लोग होते हैं जो सुबह के 3-4 बजे तक उठ जाते हैं, वो बोलते हैं कि हम सो ही नहीं सकते क्योंकि उस वक्त वात कुपित हो रहा होता है। तो जिसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी चलती है ना बिल्कुल, तो उसको इस चीज़ों के अकॉर्डिंग उसका बॉडी चलती रहेगी, अपने आप 3-4 बजे उनकी नींद खुल जाती है क्योंकि वो नॉर्मल है। ठीक है, तो रात्रि का जो अंतिम पहर है उसमें वात कुपित होगा। अब इसमें आपको ऐसा याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमेशा मैंने आपको एक ट्रेंड बता दिया कि वात हमेशा लास्ट में आता है, तो कोई भी चीज़ हो उसके लास्ट में वात आएगा। इसी तरीके से भोजन, ये भोजन वाला इंपॉर्टेंट है। देखो, भोजन जैसे ही किया उसके तुरंत बाद कफ का प्रकोप होता है। जैसे ही भोजन करोगे तो क्या होता है, सलाइवेशन होता है ना, सलाइवरी ग्लैंड्स जो होता है अपना सिक्रेशन बढ़ा देती है, तो इसको आप कफ से रिलेट कर सकते हो कि अच्छा इसलिए कफ अपना जो है ना कफ डोमिनेंट था। उसके बाद में जैसे भोजन पहुंच गया अपने स्टमक के अंदर, तो वहाँ पे किसका, एंजाइम्स, एंजाइमेटिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी बॉडी के अंदर। तो हमने बोला था जहाँ जहाँ एंजाइम आएगा वहाँ वहाँ पित्त आएगा, तो अब यहाँ पे पित्त आ गया। उसके बाद में आहार जब जीर्ण हो गया, जीर्ण हो गया मतलब यहाँ जो अपना स्टमक था वहाँ से निकल गया, तो क्या बोला था कि जहाँ से भी कोई चीज़ निकल जाएगी उस स्थान को कौन भरेगा, वायु भरती है। कोई भी चीज़ का क्षय होता है तो उस स्थान को वायु बढ़ती है, इसलिए पेट से जैसे ही खाना निकला तो वहाँ पे वायु आ गई और वात बढ़ गया। ठीक है, इस टेबल में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैसेज कर लो, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैसेज कर देना। ठीक है, चलो ये कर देते हैं, अब आगे चलते हैं। ओके, तो वयो अहोरात्रि भुक्तानाम ते अंत मध्यादिगः क्रमात्, इस लाइन का मतलब आप समझ गए हैं। अब कल से मैं जब क्वेश्चन पूछूंगी तो ये लाइन बोलूँगी, आपको बोलूँगी ये सारे ट्रेंड्स एक्सप्लेन करो कि किस तरीके से होते हैं। ठीक है, तो यू शुड रिमेंबर दैट। चलो अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे अग्नि की बात करेंगे, अग्नि मतलब डाइजेस्टिव फायर जो है अपनी, उसकी बात करेंगे। तो क्या बोल रहा है, तैर भवेद विषमस तीक्ष्णो मंदश्चग्नि समय समः, इसको भी अपन इससे से देखेंगे। देखो, तैर भवेत विषम तीक्ष्णो मंदश्च अग्नि समय समः, अब बिल्कुल यही ट्रेंड चलेगा। तैर भवे, विषम, विषम आया, सबसे पहले विषम लिखो, विषम तीक्ष्णो और फिर मंद, विषम तीक्ष्ण और मंद। ठीक है, ये आ गया। फिर हमने क्या बोला था कि ये कैसे चलेगा, हमेशा फर्स्ट वाली बात वात के लिए कहेंगे, तो विषम अग्नि कौन सी होती है, वात के अंदर होती है। फिर पित्त के अंदर कैसी आएगी, तीक्ष्णाग्नि, और कफ के अंदर आएगी मंदाग्नि। कफ के अंदर मंदाग्नि आएगी, वो आप समझ गए कि कफ कैसा होता है, स्लाइमी होता है नेचर में। तो अगर आग जल रही है वहाँ पे से पानी, कफ क्या क्या क्वालिटी होती है, फ्लूइड होता है ना, तो उसके अंदर पानी डालेंगे तो आग बुझ जाएगी। तो कफ वृद्धि जिसकी होती है उसकी मंदाग्नि, मतलब अगर कफ वृद्ध हो जाता है अगर बॉडी में तो मंदाग्नि होगी, भूख कम लगेगी, डाइजेस्टिव फायर कम हो जाएगी। फिर पित्त अगर बढ़ जाएगा तो तीक्ष्णाग्नि, भाई पित्त को तो रिलेट ही अपन ने अग्नि से किया था, तो अगर किसी के अंदर पित्त बढ़ जाता है तो तीक्ष्णाग्नि, बहुत तेज भूख लगेगी उसको, है ना। उसके बाद में आता है वात। अब वात बहुत प्यारी चीज़ है, देखो
वायु का एक गुण होता है जिसे हम कहते हैं योगवाही। इसकी ज़्यादा आप डिटेल में मत जाओ, एक सिंपल सी चीज़ मैं आपको बताती हूँ, इसे कहते हैं योगवाही। ये आपके बहुत काम आने वाली है आगे, ठीक है। योगवाही का मतलब क्या होता है, योग और वाही वहन कर लेता, कि किस चीज़ को जिसके साथ हम योग करेंगे ये उसी का वहन करने लग जाता है। कि वायु अगर कभी पित्त के साथ संयोग कर ली, मान लो कभी बॉडी में वात के साथ साथ कहीं पित्त कुपित हुआ, तो पित्त के साथ कुपित करके ये तीक्ष्णाग्नि कर देगी। और अगर कभी वात का संयोग बाय चांस मान लो कफ के साथ हो गया, तो ये क्या करेगी, इसके साथ आकर के मंदाग्नि कर लेगी। इसका खुद का कोई बिहेवियर नहीं है। इसलिए जहाँ जहाँ वात आता है जनरली आप वहाँ देखोगे वहाँ विषम चीज़ यूज में होगी, क्योंकि वात जो होती है वो है योगवाही, जिसके साथ उसका योग करोगे वो उसके गुण को अडॉप्ट कर लेती है। तो अगर कभी पित्त के साथ संयोग होता है तो आपकी तीक्ष्णाग्नि, ऐसा होता है वातज प्रकृति के जो लोग होते हैं ना, बड़े कमाल के होते हैं। ऐसे कभी इनको भूख लगती है, कभी ठूस लेते हैं, कभी कहते हैं नहीं भूख नहीं है आज तो बिल्कुल नहीं खाएंगे, तो कभी क्या ऐसा लगता है। पित्तज प्रकृति के जो होते हैं वो सदैव भूखे, हमेशा उनको भूख लगेगी, खाते ही रहते। कवच प्रकृति को ज़्यादा खाने पीने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको भले पूरे दिन में एक बार खिलाओ तो भी काफ़ी है। तो क्योंकि मंदाग्नि होती है, तो आप रीज़न समझ सकते हैं। आप अपने आसपास देखिए, बच्चों को, लोगों को ऑब्जर्व करें कि किसकी अग्नि आपको कैसी लग रही है, आप इसके अकॉर्डिंग आप प्रकृति बता सकते हैं। आप बता सकते हैं कि आपके शरीर में कौन सा दोष कुपित है, कौन सा नहीं है ना। ज़्यादातर लोगों का ये विषम अग्नि वाला सीन होगा, क्योंकि मेजोरिटी बात होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब आप योगवाही समझ गए। अच्छा, योगवाही में एक चीज़ लिखना, योगवाही लिख करके वहाँ पे क्या लिखोगे आप, एक तो योगवाही कौन कौन सी चीज़ें होती है। वात होता है, पारद, पारद का मतलब मर्करी, मर्करी होता है, पिप्पली होता है, चरक विमान में पढ़ेंगे आप ये। वात होता है, पारद होता है, पिप्पली होता है, और एक शिलाजतु होता है, शिलाजीत। ये ऐसे ही नॉलेज के लिए बता रही हूँ आपको। इसमें से आप वात तो याद रखना, एक चीज़ मधु, वात और मधु आप याद रख लेना। इन बाकी तीनों को आप चाहो तो छोड़ सकते हो। वात और मधु आप याद रखना। मधु मतलब शहद। जब अपन 5th चैप्टर्स का पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं आपसे पूछूंगी मधु की ये वाली प्रॉपर्टी के बारे में कि योगवाही क्या होता है बताओ, ठीक है। इसलिए याद रखना योगवाही क्या है। किसी को कोई अगर डाउट हो तो पूछ लो, अभी मैसेज कर देना। ओके, हाँ, तो हमने क्या कहा कि वात से विषम, अब वी भी याद कर सकते हो तुम। वात, वी से वात, वी से विषम अग्नि, ठीक है। वी फिर पित्त से तीक्ष्णाग्नि, कफ से मंदाग्नि। अच्छा, अब बताओ अगर ऐसा हो जाए कहीं कि त्रिदोष हो जाए समान, वात पित्त और कफ समान मात्रा में हो तो क्या होगा, तो समाग्नि होगी। अगर कोई ऐसा हो जिनके तीनों दोष साम्य में हो, जैसी भूख उनको लगनी चाहिए थी वैसी उनको लगती है, तो समाग्नि होती है, ठीक है। ये दोषों का अग्नि के साथ अपना ट्रेंड चलता है। तो अग्नि हो गया, उसके बाद में आता है कोष्ठ। सबसे पहले अपन एक बार यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने देखा कि आयुर्वेद के 8 अंग होते हैं। 8 अंग मतलब 8 फैकल्टीज, 8 डिपार्टमेंट। 8 अंग कौन कौन से थे, इसका श्लोक आपको याद करने का कहा था कि काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग शल्य दंष्ट्रा जरा वृषाण, ठीक है। यहाँ तक हमने देख लिया था। रसायन की बात हमने कर ली थी कि छोटे बच्चों में हम दे सकते हैं, और वाजीकरण जो है वो हम छोटे बच्चों में नहीं देते हैं, प्रोहिबिटेड है, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा था ये कोटेशन, बहुत प्यारा सा कोटेशन एक हमने देखा था कि वायु पित्तम कफ शुक्ति त्रयोदोषा समासतः। तो समासतः समाने का काम किए थे वाग्भट से, समासतः जाएगा वहाँ वाग्भट आएगा। सर्जरी किससे संभव हुई, सुश्रुत से, तो जहाँ जहाँ संभव आएगा वहाँ सुश्रुत आ गया। फिर बच गया संग्रह, तो संग्रह आता है चरक का, ठीक है। फिर हम आगे जाते हैं तो अगला क्या देखा था हमने कि इन दोषों के ट्रेंड के बारे में बात कही थी कि ये जो पिलर्स होते हैं ये अपने शरीर में 2 काम करते हैं कि या तो ये घ्नन्ति, या तो मारेंगे, या तो वर्तयंती, या तो शरीर का पालन करेंगे। तो मारेंगे कब, जब ये विकृत होंगे। विकृत होंगे मतलब या तो अपने प्रमाण से बड़े में होंगे या फिर कम होंगे, ठीक है, ये विकृत। और अविकृत क्या है, वर्तयंती। अगर ये अविकृत हो मतलब जिस प्रमाण में ये होने चाहिए उसी प्रमाण में हो, तो ये शरीर का यापन करेंगे, देह का यापन करेंगे, क्योंकि ये पिलर्स है ना, इसलिए धारण करके रखेंगे। फिर हमने देखा था कि इनका स्थान होता है, तो ये अपना हृदय हो गया, फिर ये अपना नाभि हो गया। फटाफट दिमाग में रिवाइज करो, हृदय और नाभि के नीचे कौन किसका स्थान था, वात था, बीच में था पित्त, और ऊपर था कफ। तो ये हमने स्थान देख लिया। उसके बाद में अवस्था दिन रात और
खाने खाने को लेकर के हमने एक ट्रेंड देखा था। क्या देखा था कि लास्ट में हमेशा वात आएगा, कुछ भी हो, फिर उससे पहले पित्त और स्टार्टिंग में कफ आएगा। तो इसमें आपको कुछ याद नहीं करना था। फिर हमने अग्नि का ट्रेंड देखा था। क्या था? वी से वात, वी से विषम, उसके बाद में पित्त में तीक्ष्ण, कफ में मंद, और लास्ट में अगर तीनों समान हो तो समाग्नि। तो यहाँ तक हमने पढ़ा है। उसके बाद में अब हम यहाँ पे कोष्ठ शुरू करते हैं। ठीक है, कोष्ठ ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। देखो क्या है कोष्ठ का मतलब, अगर आप चरक में इसमें अपने एनाटॉमी में देखेंगे ना, तो हम यहाँ पे कोष्ठ से किसको लेते हैं? एब्डोमेन को लेते हैं, जनरली एब्डोमेन रीजन को लेते हैं, है ना। यहाँ पर हम कोष्ठ का दो तरीके से ले सकते हैं कि समझने के लिए। कोष्ठ देखो, पहला तो मेडिसिन, ठीक है, दूसरा चीज़ विरेचन। अगर विरेचन कराना है, कोई चीज़ करानी। देखो हमने क्या देखा था कि कल मैंने आपको बोला था कि चिकित्सा दो तरह की होती है। विरेचन मतलब पर्गेशन, लैक्सेशन करवाते हैं ना, मोशन इंड्यूस करवाना, उसको हम विरेचन बोलते हैं। पंचकर्म में आते हैं बच्चा ये। कल जब हमने क्लास ली थी तो बताया था इसके बारे में। वमन, विरेचन, स्थापन, अनुवासन। वमन मतलब एमेसिस, वॉमिटिंग करवाना। विरेचन मतलब मोशन इंड्यूस करवाना, तो विरेचन। ठीक है, देखो क्या है कोष्ठ का मतलब। हमने आपको कल बताया था कि दो तरह की चिकित्सा होती है, एक होती है शमन, एक होती है शोधन। जो शमन चिकित्सा होती है उसके अंदर हम क्या देते हैं फातिमा? मेडिसिन, है ना। मेडिसिन दे करके हम चिकित्सा करते हैं उसके अंदर। तो मेडिसिन भी हर एक इंसान को हर चीज़ की नहीं दे सकते हैं। जैसे आप देखो, हम विरेचन की बात करें, मान लो आपको शमन नहीं, आपको शोधन चिकित्सा ही करनी है, आपको किसी का विरेचन करवाना है। आपको सर ने बोला इसको ये डिजीज़ है, तो हम अगर इसके अंदर पित्तज डिजीज़ है, हम विरेचन कराएंगे तो ये ठीक हो जाएगा। आपको उसका विरेचन कराना है तो आपको उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस सेलेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, एक तो उसके अंदर जयपाल होता है, एक त्रिफला भी होता है, त्रिफला से भी विरेचन होता है, एक दूध। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको दूध पिला दो और विरेचन हो जाता है। ठीक है, मोशन उनका शुरू हो जाता है। तो ये तीन चीज़ें हैं। अब कौन सी, अब ये जो कोष्ठ है ना, इसको अच्छी तरीके से समझना है ना, सैचुरेटेड मत हो जाना। कोष्ठ बहुत अच्छी चीज़ है, ये आपको डीओसी सेलेक्ट करने में मदद करेगा। मेडिसिन के अंदर डीओसी मतलब ड्रग ऑफ चॉइस, कि आपको कौन से पेशेंट में कौन सी ड्रग का यूज़ करना है, ये आपको सेलेक्ट करने में मदद करेगा कोष्ठ। कैसा कि देखो, कोष्ठः क्रूरो मृदुर मध्यो मध्य सैत्य समयरपि। तो अपने पास तीन है, वात, फिर पित्त और फिर कफ। ठीक है, वात के अंदर कैसा बताया? क्रूर बताया। ठीक है, पित्त के अंदर कैसा? मृदु बताया, और कफ के अंदर मध्यम बताया है। ठीक है, मृदु कोष्ठ का मतलब क्या है? मृदु का मतलब कैसा? सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट का मतलब कि अगर हमें इसमें विरेचन कराना है या फिर कोई ड्रग इसको देनी है इस आदमी को, तो हमें कैसी देनी होगी? मृदु मतलब कि लो पोटेंसी वाली देनी होगी, तो काम चल जाएगा। फिर वात क्रूर, क्रूर का मतलब क्या हुआ कि अगर वातज प्रकृति का मनुष्य है या फिर वातिक डिसऑर्डर है उसको, तो अगर अपन को जो मेडिसिन देनी है, दूसरा अगर विरेचन देना है, तो उसकी पोटेंसी कैसी होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए, तब तो उसको काम करेगा। कुछ लोग होते हैं ना, तुम रिलेट करो कि जैसे हम लैक्सेशन के लिए उनको कोई चूर्ण देते हैं तो बोलते हैं कि नहीं ये हरड़ वरड़ तो हमने बहुत ले ली, कुछ नहीं हुआ इससे, फिर हम उसको देते हैं विरेच चूर्ण या फिर एरन ब्रश हरीत की देते हैं, तो उससे उनका लैक्सेशन अच्छी तरीके से हो जाता है, क्योंकि वो हाई पोटेंसी की अपन देते हैं। यह आपको पोटेंसी सेलेक्ट करने में मदद करेगा। क्या है कि अगर अपना पित्त वात प्रकृति का इंसान है तो आपको हाई पोटेंसी की ड्रग देनी है। वात का है तो उसका कोष्ठ कैसा है? क्रूर है, इसलिए आपको जो ड्रग देनी है वो हाई पोटेंसी की देनी है। इसलिए मैंने जो आपको जयपाल लिखा था ना, यहाँ पे हम यहाँ पे कुछ अमाउंट में जयपाल का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बहुत तीक्ष्ण होता है, अपन अगर पित्तज वाले को दे देना तो डायरिया से मर जाए वो। इसलिए हमें ड्रग ऑफ चॉइस सेलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा कोष्ठ का। तो वात हो गया। फिर अगर हमें पता चला कि ये इंसान जो है वो पित्तज प्रकृति का है बेचारा, या फिर उसका कोष्ठ जो है वो पित्तज है, तो कैसा होगा कोष्ठ? मृदु होगा। मृदु होगा तो हम इसे कौन सी ड्रग देंगे? जयपाल तो नहीं देंगे ना, इसको हमेशा हम लो पोटेंसी, सबसे लोएस्ट वाली जो ड्रग होगी ना वो देंगे। इस बेचारे को अगर हमें जयपाल क्रोटोनटिग्लियम नहीं बेटा, हरीत की अलग होता है, हरीत की मतलब हरड़ होता है। जयपाल जमाल घोटा समझती हो? जमाल घोटे को जयपाल बोलते हैं अपन, क्रोटोनटिग्लियम इसका नाम है। ठीक है, इसका यूज़ करते हैं हम परगेशन में।
जब कुछ नहीं हो रहा होता ना तब हम जयपाल का सहारा लेते हैं। वैसे हम क्लिनिकली इसका यूज़ नहीं करते हैं। इसके लिए हम विरेचन के लिए आयरन ब्रस्ट हरीद के लिए जोड़ लेते हैं। ज़्यादातर लोगों का इससे हो जाता है। ठीक है, तो हम कहाँ पे थे? हाँ, अगर हमें पता चले कि हमारा जो पेशेंट है वो पित्तज प्रकृति का है या फिर उसका कोष्ठ में पित्त की प्रधानता है, तो कैसा होगा? मृदु कोष्ठ होगा उस बेचारे का। तो हम उसे लो पोटेंसी की ड्रग देंगे। उसको क्या है, अगर दूध भी पिला के देंगे ना तो भी विरेचन हो जाएगा। तो विरेचन तो इसी से हो गया। और अगर मेडिसिन देनी है तो हम लो पोटेंसी वाली देंगे उसको। ठीक है, फिर अगर अपने पास कफ वाला आता है, कफ वाला मध्यम होता है, मध्यम होता है, इसको अपन बीच वाली जैसे त्रिफला वगैरह देंगे तो इसको इससे विरेचन हो जाएगा। ठीक है, तो कोष्ठ का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। वात वाला कैसा होगा? क्रूर, पित्त वाला मृदु होगा, कफ वाला ध्यान रखना। इसमें से एमसीक्यू बनता है। ये कोष्ठ है ना, कोष्ठ का श्लोक याद कर लोगे तो ये बहुत सही रहेगा, क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं पित्त और कफ के अंदर कि मृदु कौन सा और मध्य कौन सा। ठीक है, इसका श्लोक याद कर लेना आप। कोष्ठ क्रूरो मृदुर मध्यो मध्य से अत्य समयरपि। किसी को कोई डाउट है अभी तक? ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ आया तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको दोबारा से बता दूँगी। ओके, तो अब हम प्रकृति की बात करते हैं। देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? शुक्र आर्तवस्थैर जन्मादो विषेणेव विषक्रमे। कि शुक्र और आर्तव, शुक्र मतलब अपना स्पर्म हो गया। ठीक है, आर्तव मतलब ओवा, ओवम समझ लो इसको। आर्तव, वैसे आर्तव के अंदर ओवम मेंस्ट्रुअल ब्लड दोनों आता है। वैसे ही जो शुक्र है उसके अंदर स्पर्म और सीमेन दोनों आता है, लेकिन आप इसको जाइगोट उससे बीज से ही समझ लो कि शुक्र जो है वो अपना स्पर्म है। कोष्ठ हमेशा मेडिसिन के लिए यूज़ होता है। कोष्ठ का यूज़ हम ऐसे, कोष्ठ की अगर इम्पोर्टेंस देखें ना कि ये सब पढ़ाने का क्लिनिकली क्या इम्पोर्टेंस है, तो हाँ बिल्कुल हम मेडिसिन डिसाइड करने के लिए कोष्ठ का यूज़ करते हैं कि इसका कोष्ठ कैसा है। आप है ना, जब सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में आएंगे तो आप केस शीट लिखेंगे। उसके अंदर जब हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं ना, तो हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? उसको क्या क्या डिजीज़ थी पहली बात, और दूसरा उसके फीचर्स क्या क्या हैं, हम उसके बारे में सारी जानकारी लिखते हैं। तो वहाँ पे उसका कोष्ठ भी मेंशन करते हैं। तो हमने एक बार ये क्वेश्चन किया था हमारे सर से कि हम कोष्ठ क्यों लिख रहे हैं, तो सर बताए थे हमें कि कोष्ठ इसलिए लिख रहे हैं ताकि हम मेडिसिन जब सेलेक्ट करेंगे इस पर्टिकुलर इंसान के लिए तो हमें आसानी हो। ऐसा नहीं हो कि पित्तज प्रकृति का हो बेचारा और हम उसको वात वाला क्रूर कोष्ठ वाली मेडिसिन दें, पता चले पेशेंट बचा ही नहीं। इसलिए हम कोष्ठ की जो ये इम्पोर्टेंस इस यहाँ पे है। ठीक है, इसके अलावा और अगर मुझे कुछ पता चलता है ना तो मैं बताऊंगी आपको रवीना। ओके, हाँ भाई कहाँ पे थे अपन? ये एक लास्ट श्लोक कर लेते हैं फटाफट से। शुक्र आर्तवस्थैर जन्मादो, तो शुक्र से हमने स्पर्म लिया, आर्तव से हमने ओवम लिया। शुक्र आर्तवस्थैर जन्म आदो विषेण विषक्र में, कि ये शुक्र और आर्तव जब मिलते हैं जन्म के आदि में, जन्म के आदि में ही मिलते हैं ना, पहले बर्थ से पहले तो हो जाता है फर्टिलाइजेशन। तो जैसे फर्टिलाइजेशन हुआ ये बोल रहे हैं, उसी तरीके से प्रकृति बन जाती है। यहाँ प्रकृति की बात कर रहे हैं, आपने प्रकृति प्रकृति बहुत सुना होगा। तो ये बोला कि प्रकृति ऐसे बनती है। देखो कैसे बनती है, मान लो ये है मदर, ये है मदर, ठीक है, ये है फादर। ठीक है, मदर का यहाँ पे वो आएगा। मान लो मदर वातज प्रकृति की निकली, ठीक है, और जो फादर है वो कफज प्रकृति का निकला, तो मदर का जो ओवम है उसके अंदर भी वात डोमिनेंस होगी और फादर का जो स्पर्म है उसमें कफ की डोमिनेंस होगी। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जिस तरीके से हम वो क्रॉस करके बनाते हैं उसी तरीके से ऐसे क्रॉस करके इन्होंने बताने का बोला कि देखो फर्टिलाइजेशन से जो अपना प्रोडक्ट बना वो बना वात कफ। तो अब जो बच्चा होगा वो कैसा होगा? वात कफ। और ये कैसे डिसाइड हो गया था? बच्चे के जन्म के बाद के पहले से फर्टिलाइजेशन जैसे ही हुआ वैसे ही उसकी प्रकृति स्टार्ट हो गई थी, उसकी डिसाइड हो गई थी। तो यही बात बोली है कि शुक्र आर्तवस्थ है जन्म आदौ, जन्म के आदि में ही ये प्रकृति स्टार्ट हो गई थी, डिसाइड हो गई थी। जैसे विषैण व विषकृमि, जैसे विषकृमि होता है, कुछ पॉइजनस जो कीट होते हैं उनके अंदर जन्म से पहले से ही पॉइजन आने लग जाता है। ठीक है, उसी तरीके से पहली बात इस विषय ने विषकृमि का पहला मतलब ये है कि जैसे प्रकृति उसी तरीके से होती है जैसे विष वाले पॉइजन के, विष वाले कीट के अंदर पहले से पॉइजन होता है। दूसरी बात इसमें क्या आती है कि जिस तरीके से जो जैसे मान लो सांप है ना, सांप के अंदर जहर होता है,
तो जो सांप का जो जहर है वो सांप को तो कभी हानि नहीं पहुंचाता ना, सांप को कोई हार्म नहीं है उससे, अपने जहर से। उसी तरीके से इसी का एक एग्जाम्पल दिया है कि जो जिस इंसान की जो प्रकृति है वो उसको कभी कष्ट नहीं पहुंचाती। जैसे अगर मेरी वात प्रकृति है तो मेरा थोड़ा बात बड़ा बड़ा भी होगा ना, कुछ होगा भी ना, तो मुझे इतना ज़्यादा कष्ट नहीं होगा जितना कि कोई दूसरी प्रकृति वाले को होगा। ठीक है, एक आपने बीटी कॉटन करके पढ़ा होगा, नीट से पढ़ के आए ना, बीटी कॉटन। वो उसमें बीटी एक बैक्टीरिया सा आता था उसमें, उसके क्या था, उसकी एक ऐसी पीएच होती थी, हाई पीएच होती थी, उसके ऊपर उसका जो विष था वो एक्टिव होता था, ऐसा कुछ करके मुझे थोड़ा थोड़ा सा याद आ रहा है। तो उससे आप रिलेट कर सकते हो कि जिस जिस इंसान की जो प्रकृति होती है वो उसको कष्ट नहीं देती, ठीक उसी तरीके से जो विष वाला जो जंतु होता है उसको खुद का विष कष्ट नहीं देता। तो फर्स्ट में ये लाइन बात बताई है जो कि फालतू की है, आपके काम की नहीं है, पढ़ाना इसलिए बताया। ठीक है, अब देखो, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ आ रही है कि टेस्ट तीसरे प्रकृतियों। हमने आपको बता दिया कि प्रकृति किस तरह से बनी थी, क्रॉस करके बता दिया था कि ऐसे बनी थी। अब ऐसे कर कर के ही बोल रहे हैं कि ऐसे तीन प्रकृतियां यहाँ पे देखो बन रही थी कि किस तरीके से प्रकृतियों हीन मध्य उत्तमः पृथक। अब बताओ हीन किसके लिए कहा है, हमने क्या बोला था, सीक्वेंस ऐसे ही चलेगा, पहले वात फिर पित्त और फिर कफ ऐसे आएगा। तो वात वाला कौन हो गया, हीन हो गया। ठीक है, फिर पित्त मध्य, पित्त हमेशा बीच में आ रहा है। और कफज प्रकृति को कैसा बोलते हैं अपन, उत्तम बोलते हैं, क्योंकि इनमें बल बहुत अच्छा होता है, बल बढ़ा हुआ होता है इनका। ठीक है, तो कफ वाले को उत्तम बोला। हीन मध्य उत्तम पृथक, हीन मध्य और उत्तम। अब हीन और मध्य तो ठीक है, कफ का जो ये उत्तम है ना, इसको याद रखना, अभी मैं बताऊंगी क्यों। कफ का उत्तम अच्छी तरीके से याद रखना। ठीक है, अब आगे चलो। अब क्या बोला है, सम धातु समस्तास्तु श्रेष्ठा निंद्या द्विदोषजा। सबसे पहले देखो यहाँ पे निंद्या द्विदोषजा, द्विदोषजा मतलब ऐसे थोड़ी हो कि हमेशा वात प्रकृति हो किसी की या फिर पित्त प्रकृति हो, ऐसे थोड़ी होता है। वात पित्त, पित्त कफ, वात कफ, पित्त कफ, ऐसे भी तो होती है। इसको द्वंद्वज प्रकृति कहते हैं। द्वंद्वज का मतलब क्या होता है, जब दो दोष मिलते हैं। ठीक है, और सन्निपातज का मतलब क्या होता है, जब तीन दोष आपस में मिलते हैं, वात पित्त और कफ तीनों मिलते हैं। तो अगर द्वंद्वज प्रकृति होती है तो उसको वाग्भट ने क्या बोला है, निंद्य है। निंद्य मतलब निंदा करने योग्य है। निंदा करने योग्य मतलब ये नहीं है तेरी बात प्रकृति तू सुगला, ऐसे नहीं। निंद्य का मतलब है कि ट्रीटमेंट अगर इनका करेंगे ना तो ये बहुत नुकसान होगा, मतलब बहुत मुश्किल से इनका ट्रीटमेंट होता है और ये लोग बीमार भी ज़्यादा पड़ते हैं। एक आचार्य हैं जिन्होंने अपनी टीका में कहा है, शायद चक्रपाणी है, एग्जैक्टली मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, कि वात जो द्विदोषज होते हैं उनको सदा आतुरा बोला है। सदा आतुरा, सदा आतुरा मतलब जो हमेशा बीमार रहते हैं, ये द्विदोषज जो होते हैं। और एक मज़े की बात बताती हूँ कि अभी इस वर्तमान समय में जो अपन लोग देख रहे हैं ज़्यादातर जो है वो द्विदोषज होते हैं। सिंगल दोष वाला इंसान आजकल मिलता ही नहीं है। एक थीसिस थी हमारे यहीं पे बॉस ने की थी, ठीक है, उसमें मैंने देखा था, उसमें क्या है, सर्वे किया था सभी लोग, काफ़ी लोगों के ऊपर। वहाँ पे एक ट्रेंड बनाए थे कि कितने लोग जो होते हैं वात पित्त होते हैं, कितने पित्त कफ होते हैं, है ना, कितने वात कफ होते हैं। तो वहाँ पे ऐसा आया था कि जो मेजॉरिटी लोग हैं ना वो द्वंद्वज होते हैं, उसमें भी सबसे ज़्यादा परसेंटेज इसका था वात पित्त का, वात पित्त सबसे ज़्यादा होते हैं। खैर ये तो ऐसे ही बात थी। तो हमने क्या बोला था कि हीन मध्य उत्तमा पित्त, हीन कौन सा था, वात, फिर मध्य पित्त और उत्तम कफ था, ये याद रखने का बोला था पहली बात। ठीक है, फिर हमने बोला कि निंद्या द्विदोषजा, द्विदोषज जो है वो निंद्य होते हैं। निंद्य क्यों होते हैं, क्योंकि वो हमेशा बीमार रहते हैं। दूसरा, अगर उनकी चिकित्सा करो तो चिकित्सा भी उनकी आराम से नहीं होती, हो रहे हाथ चिकित्सा नहीं होगी इनकी ना, मुश्किल से होती है, क्योंकि दो दोष आ गए ना। फिर देखो क्या बोला है अब यहाँ पे, समधातु समस्तास्तु श्रेष्ठा, कि सम धातु जो होते हैं मतलब वात पित्त और कफ अगर समान हो तो ऐसी प्रकृति को हम क्या बोलेंगे, श्रेष्ठ। अब याद करो, मैंने आपको कुछ बताया था कि कफ में आपको याद करना है कि कफ वाला होता है उत्तम। अब मजे की बात बताती हूँ, एमओ के एग्जाम में एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि श्रेष्ठ प्रकृति कौन सी है निम्न में से। ऑप्शन ये भी था, कफ भी था उसमें, वात, ठीक है, कफ था, और एक ये जो समदोषज था ये भी था, और वी बोथ वाला आता है ना, ए एंड बी बोथ, मतलब कि ये सम सन्निपातक जो है ये, और कफ बोथ ये भी था। तो जिन लोगों ने बोथ किया था उनका हो गया था माइनस, गलत हो गया था। तो इसीलिए मैं बता रही थी कि टेक्स्ट में जो मेंशन होता है वो इम्पॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कफ के लिए क्या बोला, कफ के लिए उत्तम वर्ड यूज़ किया है। कफ क्या है, कफज प्रकृति है उत्तम, लेकिन श्रेष्ठ प्रकृति कौन सी है, अगर आपसे पूछा जाए कि श्रेष्ठ प्रकृति कौन सी है तो वो सन्निपातज है, सम धातु जो
प्रकृति होती है वो श्रेष्ठ होती है। तो इतना मेरे बोलने का मतलब यही था। इसको याद ऐसे कर सकते हो, एस से समधातु, एस से श्रेष्ठ, तो एस एस श्रेष्ठ था, कफ वाला क्या था, उत्तम था। इसमें याद करने की यही चीज़ है एक। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम है बता दो। किसी को कोई दिक्कत है, वापस रिवाइज कराने की ज़रूरत है, कोई मैसेज कर दो। ओके, यू मे लीव। आज की क्लास हम यहीं रखते हैं। कल एक लास्ट क्लास और होगी जिसमें हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे, और 11 को आपका MCQ ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। ठीक है, ये आप सभी के लिए फ्री होगा। उसके बाद में ये लास्ट डेमो क्लास होगी अपनी, कल वाली जो होगी। इसके बाद में जो लिंक होगा वो पेड ग्रुप के अंदर ही जाएगा। ओके, सो सभी को गुड लक। थैंक यू सो मच।